आखिरी चुनाव के आरोपों पर टीवी 9 से बोले प्रधानमंत्री। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू। और अब लाउड एंड क्लियर में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी निशांत को। निशांत, ज्वाइन मी ऑन। आप फुल एंड फाइनल अंदाज में तो दर्शकों को खबरें देते हैं, लेकिन आज लाउड एंड क्लियर अंदाज में मैं आपसे सवाल करने वाली हूं प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स को लेकर कि आखिर ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कितना खास है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इसी टीजर को पोस्ट पर रीशेयर करते हुए बड़ी बातें लिखी हैं, उसी की इनसाइड स्टोरी आज मैं आपसे जानना चाहती हूं। राउंड टेबल इंटरव्यू का काउंटडाउन, जहां देखिए अब से थोड़ी देर बाद 6 घंटे बाद रात 8 बजे का ये वक्त होगा। लेकिन आपको बता दें, आखिरी चुनाव के आरोपों पर टीवी 9 से बोले प्रधानमंत्री। 2014 से विपक्ष आखिरी चुनाव बता रहा है, विपक्ष कुछ नई खोज खोजे, कोई नई चीज खोजे। और आज देश में तानाशाह पैदा नहीं हो सकता। देश ने 1975 में एक मुसीबत झेल ली है। रात 8 बजे पूरा इंटरव्यू हम दिखाएंगे, लेकिन अभी उसी इंटरव्यू का ये हिस्सा देखिए। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। वो तो कहते हैं, हर सभा में अब जाते हैं तो कहते हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है और 2029 के बाद चुनाव ही नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, 2014 में भी ये आता था, अब पुराना निकालिए। 2014 में भी कहा है कि अब चुनाव आखिरी है, 19 में भी कहा ये चुनाव आखिरी है, अब 24 में भी कह रहे चुनाव आखिरी है। इसका मतलब है कि हमारे विरोधियों की बैंकरप्सी है, उनके पास कुछ नई चीज कुछ खोजो ना भाई। जो चीज होनी नहीं है, होती नहीं है, संभावना नहीं है, सवाल नहीं है, अब इसके लिए आप क्या बात करोगे जी? इतना बड़ा संविधान है, जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहाँ कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है, आसमान से भी आकर के पैदा नहीं हो सकता है। जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। वो जमाना चला गया, 75 में देश ने एक मुसीबत झेल ली, दोबारा वो देश आ ही नहीं सकता है जी। और टीवी 9 की इंटरव्यू में पीएम का बड़ा बयान। आपको बता दें, पीएम ने पूछा मुस्लिम आरक्षण पर क्या वायनाड में सौदा हुआ? वायनाड जिताने के बदले सौदा क्या हुआ? क्या मुसलमानों को आरक्षण देने का सौदा हुआ? क्या वायनाड में सौदा हुआ है? क्या मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ, क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है। और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। जब संविधान बना, महीनों तक चर्चा हुई, देश के विद्वानों ने चर्चा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या, और सबने सहमति बनी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर का तो बड़ा विद्वत्तापूर्ण उसमें बयान है। सबने बहुत सुविचारित मत रहा है देश में कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर टूटे क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। कर्नाटका ने तो एक नया प्रयोग किया। कर्नाटका ने क्या किया? उन्होंने रातों रात सभी मुस्लिम जातियों को फतवा निकाल कर OBC बना दी, एक सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। तो जो 27% OBC का आरक्षण था, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार ये बन गए, उनका लूट लिया, डाका डाल दिया। तो इनके लिए संविधान ये एक खेल है। क्या इस देश में 75 साल में भारत का संविधान लागू हुआ था क्या?
निशांत इस वक्त मेरे साथ है। निशांत, इस इंटरव्यू के इनसाइट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में दर्शकों को जरूर बताना चाहती हूं लाउड एंड क्लियर अंदाज में, लेकिन जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल हुए हैं उसी में से एक और प्रधानमंत्री की बात सुननी बहुत जरूरी है, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी टीवी 9 से खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा, प्रभु राम कांग्रेस के भी होने चाहिए। राम मंदिर जाने से वोट बैंक जाने का डर था, वोट बैंक को संभालने के लिए ऐसे आओ, वोट बैंक बचाने के लिए मंदिर जाना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। प्रधानमंत्री जी, एक क्षण ऐसा आया जब देश और विदेश में करोड़ों भारतीय भाव विभोर हो गए। हम लोग वहां पर मौजूद थे, हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा के दिन। प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए तो विपक्ष का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर अपना हक जमाना चाहती है, इसीलिए हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। आप क्या कहेंगे इसमें? प्रभु राम को ये इतनी कम सामर्थ्यवान मानते हैं क्या? मतलब इनको इतना नॉलेज नहीं है परम पिता परमेश्वर पर कोई अधिकार कर सकता है क्या? प्रभु राम कितना महान व्यक्तित्व, और एक पार्टी मामूली छोटी सी बीजेपी पार्टी प्रभु राम के सामने कुछ नहीं है भाई। ये लोग कैसी बात करते हैं? सचमुच में तो प्रभु राम उनके भी होने चाहिए, सबके होने चाहिए जी। इस पर किसी का मालिकी हक नहीं हो सकता है जी। ये सोच ही तो है जो, लेकिन ये वो क्यों बोलते हैं? उनका हिडन एजेंडा जो है ना, उस पर पर्दा लगाने के लिए ऐसे बातें बोल रहे हैं। उनका हिडन एजेंडा है उनकी वोट बैंक को संभालना, उनकी वोट बैंक को संवारना, और इसलिए वे इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। उनको लगता था कि जो राम मंदिर गए तो वोट बैंक गई, वोट बैंक सवाल करेगी। उनको डर यही है। आपने देखा होगा राजीव गांधी ने अपना एक कैंपेन अयोध्या से शुरू किया था, चुनावी कैंपेन, और ये सिग्नल दिया था उन्होंने। लेकिन तब उन्होंने कहा, उनकी वोट बैंक ने कहा कि ये खेल खेलोगे तो तुम में और बीजेपी में फर्क क्या है, तो भाग गए। आपने देखा होगा कई चुनावों में ये लोग मंदिरों में जाते थे, इस चुनाव में नहीं जा रहे। मार किया क्या? ये आपका काम है, मुझे बताना पड़ रहा है, मेरा दुर्भाग्य है। इस बार वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद किसी मंदिर में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको डांट दिया गया था पिछले चुनाव में कि मोदी मंदिर करता है, तुम भी मंदिर करोगे तो हम तुमको और मोदी में फर्क क्या देखेंगे, और इसलिए वोट बैंक को बचाने के लिए मंदिर चला बंद कर दिया है। हो सकता है मेरा इंटरव्यू देखने के बाद शायद ड्रामा कर ले, बात अलग है। तो इनका खेल वोट बैंक के आसपास है। उनको देश की भावना, देश के लोगों के सपने, संकल्प कोई लेना देना नहीं है। और इसी राउंड टेबल इंटरव्यू में 5 संपादकों के साथ मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी थे। निशांत, सीधा संवाद, सीधा सवाल, और यही वजह है कि यहाँ प्रधानमंत्री ने देखे किस तरीके से खुद रीशेयर करते हुए ये लिखा है, एन एक्सटेंसिव इंटरव्यू इन एन इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। डू वॉच द इंटरव्यू विद TV9 नेटवर्क स्टार्टिंग 8 PM इन द इवनिंग। यू कैन वॉच इट इन 7 लैंग्वेजेस टू। किस तरीके से एक्सक्लूसिव और खास है आपकी ये बातचीत प्रधानमंत्री के साथ? देखिए सुरभि, यहां पर बड़ी बात क्या है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, पहले आप ये देखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है। वी आर थैंकफुल टू हिम, जिस तरीके से इंटरव्यू दिया, जो उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन पहले ये देखिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो पहली बार हो रही हैं। पहली बार राउंड टेबल, देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ पहली बार 7 लैंग्वेजेस में इंटरव्यू जाएगा। पहली बार देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर साइमलकास्ट ये इंटरव्यू जाएगा, और पहली बार प्रधानमंत्री ने इस चुनाव के दौरान एक एक चीज के ऊपर, जो भी विमर्श के मुद्दे हैं इस पूरे चुनाव में, एक एक चीज के ऊपर एक एक बात साफ तौर पर रखी है। मिसाल के तौर पर आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे रिजर्वेशन, उसके ऊपर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। आपने उनको रैलीज में सुना होगा, लेकिन इस इंटरव्यू में आपको पता लगेगा एग्जैक्टली
क्या पॉलिसी है, क्या सोच है। दूसरी बड़ी बात, संविधान को लेकर प्रधानमंत्री की एक लाइन जो आपने प्रोमोज में भी देखी होगी, वो ये है कि अब मैं पत्ते खोल ही देता हूं। वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वो बहुत बड़ी बात है जो कि आप देखने वाले हैं। राम मंदिर आपने अभी सुना उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा उनका क्या कहना है देश की पॉलिसीज को लेकर, उनका क्या कहना है रीजनल पॉलिटिक्स को लेकर। ये 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में जाएगा। हमारे रीजनल एडिटर्स वहां पर थे, उनको लेकर उन्होंने क्या कहा है, उनका क्या कहना है बंगाल को लेकर। वो कौन सा मोमेंट था जब वो भाव विभोर हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उनका क्या कहना है ओवरऑल अपने। अब अगर वो इलेक्ट होकर आते हैं तो फिर उनकी आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीजें हमने बताई हैं, हमने उनसे पूछी हैं और उनके ये सारे सवालों पर जवाब आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, आपने लाउड एंड क्लियर अंदाज में बता दिया कि अब से थोड़ी देर बाद यानी 5 घंटे 49 मिनट बाद किस तरीके से इसी राउंड टेबल इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स में TV9 भारतवर्ष के दर्शक देख पाएंगे। याद रखिए रात 8 बजे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस निशांत। थैंक यू सो मच। जहां जम्मू कश्मीर में LOC के पास पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के साथ ही आतंकियों की मूवमेंट को लेकर बड़ी खबर आई है और आपको बता दें सुरक्षा बलों ने अब उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों की मूवमेंट को किया है ट्रैक, जिसके बाद से सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों की तलाश में स्पेशल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और बताया यही जा रहा है कि इस वक्त आतंकियों के 2 गुट घुसपैठ कर उधमपुर के घने जंगलों में छिपे हुए हैं। और आपको यह भी बता दें आतंकियों की तलाश में सेना हर जंगल में चप्पे चप्पे पर तलाशी ले रही है। साथ ही सीमा पार आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर भी सेना नजर बनाए हुए है। जल्द इस बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखते हैं। फिलहाल 4-5 तस्वीरें एक साथ आपने देखी हैं, जहां देखिए किस तरीके से सेना की बड़ी कार्रवाई को लेकर LOC पर यह बड़ी खबर आई है और टारगेट पर आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI लगातार घाटी में दहशत फैलाने की फिराक में है और घाटी में लगातार आतंकियों का सफाया सेना कर रही है, जिससे ISI और पाकिस्तानी सेना भी बौखलाई हुई है। लिहाजा पाक सेना जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने का प्रयास तो जरूर कर रही है। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर यही है कि सीमा पार आतंकियों के लॉन्च पैड एक्टिव है और POK में आतंकियों के 17 ट्रेनिंग कैंप, सीमा पार 37 लॉन्च पैड पर 250 आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर बड़ा इनपुट। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कराने की फिराक में है और उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी मूवमेंट को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है और आतंकियों के सफाई के लिए स्पेशल ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें आतंकवादियों की तलाश में सेना पिछले कई दिनों से उधमपुर के घने जंगलों में तलाशी अभियान चला रही है और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बसंतगढ़ के घने जंगलों में लगातार महा ऑपरेशन आतंक के खिलाफ चल रहा है। न सिर्फ उधमपुर के बसंतगढ़ बल्कि कुठवा के बन्नी इलाके के घने जंगलों में भी आतंकियों की मूवमेंट जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से ट्रैक की गई है, जिसके बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस इन घने जंगलों में लगातार बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन कर रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये 2 ग्रुप है जो कि हाल ही में ही इन्फिल्ट्रेट कर इस तरफ आए थे और इन्हीं की तलाश में लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से 2 आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ अबू खुबैब और साथ में मोहम्मद कासिम जो कि रियासी का रहने वाला है और इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट कर रहा है, इन दोनों आतंकी कमांडरों को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद को रिवाइव किया जाए और साथ में क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी पिघल रही है और आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन इस तरफ करवाई जा सके। घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान को डोजियर नहीं डोज दी जाती है। भारत अब घर में घुसकर आतंकियों को मारता है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठे कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए, तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए, तुम्हारे वो लोग आए थे,
डोजियर देते थे, डोजियर। मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और अब वॉर जोन से आ रही है आज की बड़ी खबर, जहां रूस यूक्रेन जंग अगले दौर में पहुंच चुकी है और एक तरफ नेटो देश यूक्रेन को घातक हथियार दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस पर इल्जाम लग रहा है कि वो वॉर जोन में प्रतिबंधित केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी खबर बता दें, अमेरिका ने रूस पर केमिकल बॉम्ब इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और अमेरिका ने दावा यह किया है कि रूस ने 500 यूक्रेनी सैनिकों पर घातक केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। इस बारे में इंफॉर्मेशन और बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां अमेरिका ने रूस पर अब रासायनिक हथियार संधि यानी CWC का उल्लंघन करते हुए यूक्रेन की फौज के खिलाफ रासायनिक हथियार क्लोरोप्रिक्विन के इस्तेमाल को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। और आपको बता दें, अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ खतरनाक आंसू गैस का कर रहा है इस्तेमाल, जिससे किसी शख्स के देखने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए अमेरिका ने रूस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताया है कि रूस का ये घातक प्लान है जो सर्वनाश ला सकता है। रूस पर अमेरिका के गंभीर आरोपों के तहत ही ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां ओडेसा में यूक्रेनी सैनिकों पर केमिकल बॉम्ब से हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ग्रेनेड के अंदर क्लोरोप्रिक्विन केमिकल भरा हुआ था और रूस ने जंग में कई बार इसका इस्तेमाल भी किया है। 500 यूक्रेनी सैनिक जहरीले केमिकल की चपेट में आ गए हैं। हालांकि सभी सैनिक हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि एक की मौत की भी खबर है। आपको बता दें, रूस सैन्य फैक्ट्रीज में केमिकल हथियार बना रहा है और रूस ने अमेरिकी दावे को अब कर दिया है खारिज। जो आरोप लगाया गया, आरोप क्या लगाया गया? आरोप यह लगाया गया कि रूस सैन्य फैक्ट्रियों में केमिकल हथियार बना रहा है, जबकि रूस ने जाहिर सी बात है अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया। रूस के पास एक भी केमिकल सैन्य डिपो नहीं है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। लेकिन अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको यह बताएंगे कि जिस क्लोरोप्रिक्विन केमिकल की बात यहां पर सामने आई है वो कितना घातक केमिकल है, इसको लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, कितना खतरनाक और इसका युद्ध भूमि में हो रहा है इस्तेमाल, इसी को लेकर मैं सीधा सवाल करूंगी। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन आपके सामने हम क्लोरोप्रिक्विन जहरीले केमिकल के बारे में रख रहे हैं, क्योंकि ये कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपको बता दें, क्लोरोप्रिक्विन का इस्तेमाल गैस और लिक्विड दोनों रूप में किया जा सकता है और एक छोटी सी बूंद, एक छोटी सी ड्रॉप मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। आपको बता दें, क्लोरोप्रिक्विन चोकिंग एजेंट के रूप में भी, चोकिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है और साथ ही पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया था, इसीलिए अब प्रतिबंधित बैन है ये। लेकिन केमिकल बॉम्ब के इस्तेमाल को देखते हुए मनीष, ये खबर आज किस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है? ये जानना बहुत जरूरी है कि युद्ध के इस हालात के बीच में इस तरह की खबर के आरोप के तौर पर भी सामने आना, क्या रुख युद्ध का आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा वैसे वैसे रूस यूक्रेन युद्ध में तमाम सीमाएं टूट रही है। युद्ध क्षेत्र में बिताए लंबे समय के अनुभव पर मैं आपको कहूं कि मैं खुद चश्मदीद रहा हूं। जब दो तरह के प्रतिबंधित हथियारों को तो मैंने खुद इस्तेमाल होते हुए देखा, जब क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ और वहीं दूसरी तरफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ। बाकी अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन में कई बायो लैब बनाकर रखे थे, जिसको अमेरिका खंडित करता है, लेकिन उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खुद मैंने दर्शकों तक पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ केमिकल वेपन को लेकर आरोप लग रहे हैं रूस पर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जब दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब कोई सीमाएं नहीं रहेगी, वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में कुछ भी जायज़ है, तो अफसोस की बात यह है कि इसको जस्टिफाई करने की कोशिश दोनों तरफ से सुपर पावर कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो चिंता की बात है इसमें, वो ये है कि जब आप स्टार्ट 2 जैसे संधि से अलग हो जाते हैं तो आप न्यूक्लियर वेपन तक को लेकर भी जवाबदेही नहीं रखते हैं। तो फिर केमिकल वेपन हो या फिर बायो वेपन हो, इन सब के इस्तेमाल के लिए आप तैयार हैं, तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आप बड़ी तबाही देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष जीतने से कम के लिए तैयार नहीं है और जीत के लिए वो हर तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से एक अभी जो लगा आरोप है यूक्रेन में रूस के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ केमिकल वेपन का। आपने कहा ना एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, ये समझते हुए ये कर रहे हैं, लेकिन व्हाट विल दिस लीड टू? इसीलिए आज ये खबर हम बता रहे हैं कि आखिर ये आरोप कितने गंभीर हैं और अगर ऐसा हो रहा है
तो आने वाले वक्त में इसके नतीजे भी किस तौर पर सामने आ सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां इजराइल ने अब राफा में अपना अभियान शुरू कर दिया और राफा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। लेकिन इस बीच एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि गाजा के आसमान में B-2 बॉम्बर नजर आए हैं और अमेरिका का यह बेहद खास हवाई हथियार किस तरीके से मिशन पर भेजा गया है, एक अहम मिशन पर भेजा गया है। लेकिन अब गाजा से इसकी तस्वीरें सामने आई है और कहा तो यही जा रहा है कि क्या अमेरिका गाजा में स्पेशल मिशन को अंजाम देने में जुट गया है। इसी को लेकर मनीष से भी करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले गाजा के आसमान में B-2 बॉम्बर को लेकर बड़ी खबर पर इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका का घातक बम वर्षक है B-2। फिलहाल इजराइल ने B-2 पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन अब आपको इसी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में कितना खतरनाक है ये, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे और इसकी खासियत क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज के इस हालात में स्पेशल ऑपरेशंस के तहत इसको लेकर अगर बड़े दावे किए जा रहे हैं तो ये कितना घातक हो सकता है, इसी के बारे में करेंगे सवाल। लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कि आखिर कितना घातक है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, जहां जान लीजिए कैसे लंबी दूरी तक मार करने वाला ये बॉम्बर है। 16 परमाणु बॉम्ब लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के पास 20 B-2 है और एक बार में 11,000 किलोमीटर की उड़ान, साथ ही 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान। रडार से पकड़ना भी बेहद मुश्किल है। और मनीष, अब ये बता दीजिए आज के इस मुश्किल हालात में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को लेकर खबर कितना बड़ा संकेत देती है? बिल्कुल, देखिए ये बात साफ तौर पर जाहिर करता है कि इजराइल अपनी तरफ से जो रफा में किस तरह के अभियान के लिए वो तैयार है। अभी तक जो बीते 6 महीने में हमने देखा है कि 6 महीने में कितनी तबाही हुई। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में और इजराइल में यही बेसिक फर्क है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में इतने दिनों से लंबी लड़ाई के बाद भी आपको दिखाई देगा कि रूसी सेना कोशिश करती है कि यूक्रेनियन सिविलियन ज़्यादा चपेट में ना आए, लेकिन इजराइल में ये चीज़ नहीं दिखती है। इजरायली कार्रवाई में हमने देखा है कि गाजा पट्टी में किस तरह से मरने वाले की संख्या में से सिविलियन और खासकर बच्चे और महिलाएं भी काफ़ी संख्या में शुमार है। अब ऐसे में जो आप जरा सोचिए कि रफा का वो इलाका जहाँ पर अब इजराइल आगे ऑपरेशन करना चाहता है, वहाँ पर बहुत छोटे से इलाके में कई लाख लोग हैं, तो कैजुअलिटी अचानक ही आपको कुछ ही दिनों के ऑपरेशन में बहुत भारी दिखाई दे सकती है और जिसका फिर रिएक्शन पूरे मिडिल ईस्ट में दिखेगा। हालांकि अमेरिका की लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है इसके जरिए? देखिए, अमेरिका दरअसल B-2 बम वर्षक विमानों को वहां पर इसलिए तैनात करके रख रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि रफा क्रॉसिंग में एक बार इजरायली ऑपरेशन के बाद अलग अलग तरह के रिएक्शंस आएंगे। ईरान अलग से हमलावर होगा, कई और मध्य पूर्व देश उस समय इजराइल को टारगेट कर सकते हैं, तो इजराइल की सुरक्षा भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के मसले में अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल एक पेज पर आ जाए और दोनों के लिए मिलकर ईरान का सामना कर सके, और इसीलिए अमेरिका अपनी ये सारी तैयारी वहां पर कर रहा है। ठीक है, लेकिन मनीष, अभी फिलहाल हमने B-2 बॉम्बर से जुड़ी बड़ी खबर दिखाई है, अब F-16 फाइटर जेट से जुड़ी बड़ी खबर है। आप बने रहे मेरे साथ, आपके पास जल्द लौटती हूं क्योंकि रूसी सेना पर मिसाइल बरसाने को तैयार F-16 को लेकर बड़ी खबर आई है, जहां फाइनल स्टेज पर यूक्रेनी फाइटर्स की ये ट्रेनिंग है। F-16 को लेकर ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेनमार्क में F-16 की ट्रेनिंग का बाकायदा वीडियो सामने आया है। पहले ये तस्वीर देखिए जहां यूक्रेनी पायलट ने F-16 को भी गेम चेंजर बताया है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग 7 मई से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इस बारे में मनीष आपको जवाब देंगे। हालांकि यूक्रेनी पायलट ने जिस तरीके से F-16 की ये ट्रेनिंग ली है और इसे गेम चेंजर बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका जवाब भी आपको मनीष देंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी आपको 80 घंटे बाद महाविनाश की आहट को लेकर भी बड़ी जानकारी दे देते हैं। और ये 80 घंटे हम क्यों कह रहे हैं, 7 मई से पहले ये वीडियो सामने आना, इसका मतलब क्या है और 7 मई और 7 मई के आसपास लिया गया रूस का यह फैसला क्या हो सकता है, इसी को लेकर मनीष से सवाल करूंगी। उससे पहले 80 घंटे में यूक्रेन पहुंचेंगे अमेरिकी फाइटर जेट F-16, यह खबर सामने आई और इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में जरा डिटेल दीजिए, क्योंकि उसी आधार पर यह सवाल भी करेंगे, तस्वीरें दिखाने के साथ साथ कि आखिर कैसे 80 घंटे में यूक्रेन पहुंचने वाले अमेरिकी फाइटर जेट F-16 का खबर का सामने आने का मतलब है क्या। यूक्रेनी वायुसेना ने इसका ऐलान कर दिया है। डेनमार्क से F-16 की पहली खेप आएगी और साथ ही ये भी जान लीजिए कि नेटो ने यूक्रेनी पायलट की ट्रेनिंग के बाकायदा ये वीडियो भी जारी किए हैं। अब 7 मई को पुतिन 5वीं बार रूस की गद्दी संभालेंगे। F-16 के जवाब में बड़ा फैसला पुतिन
ले सकते हैं। और आपको बता दें F-16 का ये जो शास्त्र है कितना बड़ा और कितना घातक ब्रह्मास्त्र है ये, इस बारे में इंफॉर्मेशन, इसकी खासियत जान लीजिए। जहां इसकी स्पीड है 2414 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं इसकी रेंज है 4220 किलोमीटर। हथियार 6 तरह की मिसाइलों से लैस और मिसाइल टाइप हवा से हवा में मार करने की इसकी क्षमता, और साथ ही 84 किलोमीटर के दायरे में 20 लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। 10 वेपन हार्ड पॉइंट और साथ ही 7000 किलो का पेलोड। इसकी ऊंचाई 15235 मीटर है और खास बात यह कि खराब मौसम में भी ये उड़ान भर सकता है। लेकिन यूक्रेन में F-16 आया, पुतिन के लिए कैसे यह आफत लाया, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। जहां F-16 रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशन करने में भी सक्षम है। अब रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम F-16 को लेकर आज ये बड़ी खबर है। F-16 जहां जान लीजिए यूक्रेन में रूसी मोर्चे को तबाह कर सकता है। F-16 रूसी डिफेंस सिस्टम की जद में नहीं आएगा और हवा में रूस को ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है, जहां यूक्रेन को अग्रिम मोर्चों पर बड़ी मदद के तौर पर यह खबर सामने आना बड़ी है। मनीष, ओवर टू यू। 7 मई क्यों इंपॉर्टेंट बता दिया, लेकिन इस 80 घंटे के बाद F-16 की मौजूदगी रूस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है? देखिए, मैं यूक्रेन के पायलट के उस बात से 100% सहमत हूं कि F-16 गेम चेंजर है। बिल्कुल है, क्योंकि क्रेमलिन की नज़र में भी वो एक रेड लाइन है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद महातबाही होगी, और वो तबाही कब होने वाली है इसकी तारीख भी यूक्रेन के ही एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। उनके मुताबिक मई में ही F-16 आ रहा है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम जून तक आएगा, लेकिन उनका दावा है कि मई में ही आ जाएगा। और 7 मई को पुतिन 5वीं बार गद्दी संभालेंगे। 9 मई को रूस अपना विजय दिवस की परेड निकालेगा और ठीक उसी दौरान जब यूक्रेन को F-16 प्लेन मिलने वाला है तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रूस की तरफ से, चाहे रूस के विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सब ने एक चेतावनी दे रखी है कि हम F-16 के आने के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में F-16 में परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है और वैसे में रूस पर परमाणु अटैक हो सकते हैं और ऐसे में हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। तो बस सोचिए कि भगवान ही मालिक है, एक बार F-16 अगर यूक्रेन के एयर स्पेस में आ गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उस तबाही को देखेंगे जिसके लिए हम कहते हैं कि मई में शायद महाविनाश ही दिखाई देगा। और इसी संकेत को देखते हुए क्या अब अमेरिका की नेटो देशों से अपील को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आई है? मनीष, बने रहे मेरे साथ, क्योंकि यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देने को कहा गया है और साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने नेटो से अपील की है, यूक्रेन को और मजबूत करने की जरूरत है। ऑस्टिन की तरफ से यह कहा गया है पैट्रियट सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है, और आखिर क्यों यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम की जरूरत है? आने वाले वक्त में हालात को देखते हुए यूक्रेन जिस तरीके से अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि इस तरीके की खबरें वॉर जोन में एक बहुत बड़ा मैसेज भी होती हैं। अब यूक्रेन के लिए पैट्रियट इस वक्त जरूरी क्यों है, यही सवाल। रूसी हमले से बचाने के लिए यूक्रेन को रक्षा कवच की जरूरत है और मिसाइल हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान होता है। रूसी ड्रोन भी यूक्रेन में भारी तबाही मचाते हैं और पैट्रियट सिस्टम से यूक्रेन 80% हमलों को नाकाम कर सकता है। हालांकि पैट्रियट की ताकत भी जान लीजिए, जो कि 160 किलोमीटर दूर तक मिसाइल ट्रैक कर सकता है, रडार, और साथ ही 9 सेकंड में मिसाइल लॉन्चर रेडी हो जाता है। लॉन्चर में 16 मिसाइल पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। अब मनीष, यही फाइनल सवाल कि आखिर यूक्रेन की यह डिमांड ऐसे वक्त में ही क्यों? देखिए, हथियारों के इस त्रिकोण को समझिए। यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें आ चुकी है, यूक्रेन को F-16 मिलने वाला है और यूक्रेन को पहले से ही 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम थे, अब और दिया जाने वाला है। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको युद्ध को क्रिकेट के खेल से तुलना करूं तो जैसे क्रिकेट में आखिरी 10 ओवर का आप स्लॉग ओवर देखते हैं, ठीक उसी तरह ये अंतिम लड़ाई का प्रोसेस है। ये वो लड़ाई का जहां पर जीत और हार तय होना है और उसके लिए दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। नाटो की तरफ से F-16 मिलेगा, नाटो की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलें भेजी जा चुकी है और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम आएगा, ताकि कार्रवाई ये रखनी है कि रूस से जो मिसाइल आएंगे, एयर स्ट्राइक होंगे, उससे हमें अपने को बचाना है और रूस पर अटैक करना है। और याद रखिए, क्रीमिया और बेलगोरोद के अलावा रूस के किसी भी एक शहर पर हमला हुआ तो क्रेमलिन पर इतना दबाव होगा कि क्रेमलिन को मजबूरी में ही सही टैक्टिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन तक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यानी पिछले कई सालों में अभी तक वन अपमैनशिप दिखा रहे थे, अब एज हासिल करने की यूक्रेन कोशिश करना चाहता है और आने वाले वक्त में यूक्रेन को मिल रही ये मदद कितना बड़ा भयावह संदेश दे रही है, इसी को लेकर मनीष मैंने आपसे सवाल किया था, लेकिन अभी भी आप मेरे साथ बने रहे क्योंकि अब एक खबर चीन से।
चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसका संबंध इसी तनाव से है। चीन ने बड़ी तादाद में गोल्ड यानी सोना खरीदा है। अब तक चीन करीब 135 अरब पाउंड के सोने की खरीदारी कर चुका है और रूस के सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर 2022 में सोना खरीदने का सिलसिला शुरू किया और 18 महीने में वो सैकड़ों टन सोना जमा कर चुका है। अब सवाल यही कि आखिर क्यों चीन गोल्ड का भंडार खरीदने में जुटा हुआ है। इसकी वजह जानने के लिए सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि जिनपिंग का ये जो गोल्ड प्लान है इसे आज डिकोड करेंगे। आपको बता दें, चीन के पास 2262 टन सोना है और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सोर्सेस के हवाले से इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको हम ये डिटेल दे रहे हैं, जहां कुल सोने की कीमत 170.4 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। इस इंफॉर्मेशन को जरा गौर से सुनिए, क्योंकि बीजिंग ने 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड भी बेचे हैं। अब कनेक्ट द थ्रेड, चीन के पास आधिकारिक तौर पर घोषित सोने से कहीं ज्यादा सोना है। अब सोने के इस भंडार को लेकर जिस तरीके से यह खबर सामने आई है, यह जान लीजिए कि आखिर क्यों चीन इतना सोना खरीद रहा है। ताइवान पर अटैक करने से पहले सोना जमा कर रहा है चीन, और चीन अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। पश्चिम के किसी भी प्रतिबंध के प्रभाव को कम करने की कोशिश के तहत लिया गया यह बड़ा फैसला आखिर क्या संकेत देता है। मैं आज हर खबर में आपसे इसलिए मनीष ये संकेत की बात कर रही हूं, क्योंकि आज के इस हालात में ये जो भले ही किसी पॉलिसी के तहत फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत अंजाम जरूर नजर आएगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। देखिए, फिर भी आप भी ताइवान गई हैं, मैं भी ताइवान गया हूं, और हम दोनों को भी पता है और दुनिया को भी पता है कि चीन और ताइवान के बीच किस तरह से तनाव सुलग रहा है। और रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के बाद वो तीसरा मोर्चा जल्द ही बनने वाला है। उससे पहले दरअसल चीन और रूस ने मिलकर डॉलर को साइड करने के लिए एक डी डॉलराइजेशन प्रोग्राम बनाया है, और उसके तहत कोशिश की जा रही है कि चीन के पास सोने का एक पर्याप्त भंडार हो, और फिर रूस और चीन मिलकर दरअसल डॉलर से अलग एक नई अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, सब कुछ कनेक्टेड है, युद्ध भी, इकोनॉमी भी, और हमारा आपका जीवन भी। और इसीलिए चीन और रूस और उनके जो अलायंस के लोग हैं, वो अब अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से अलग एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने में लगे हैं। ऐसे में भारत की भूमिका अहम होगी, क्योंकि भारत को पश्चिमी देशों के साथ भी काम करना है, और ब्रिक्स में चीन के अलावा बाकी जितने भी कंट्री हैं वो सब भारत के अहम पार्टनर कंट्री भी हैं। तो भारत को भी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से भी आगे बहुत संभल कर चलना होगा कि हमें डॉलर और सोने का संतुलन बनाकर रखना होगा, क्योंकि लगातार TV9 दुनिया भर के दर्शकों से ये कह रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। और अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिए हैं कि युद्ध के बादल सब जगह छाए हुए हैं और भारत के लिए भी बहुत चुनौती वाला समय है। बिल्कुल, और देश दुनिया के इसी हालात में ह्यूमन लाइफ पर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है, इसी के तहत इन खबरों पर जोर देते हुए हम ये बात बताते हैं कि किस तरीके से आज के इस हालात में ये स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में यही तैयारी क्या बड़े संकेत देती है। लेकिन इस बीच अमेरिका में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, अमेरिका के कैंपस में इन दिनों विरोध की आग जल रही है, और उसी की तस्वीर आपको TV9 दिखाता है, क्योंकि अमेरिका में अब इजराइल के खिलाफ विरोध हो रहा है, और इजराइल विरोधी प्रदर्शन की आंच से करीब 50 यूनिवर्सिटी तप रही है। बुधवार की रात यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस में भी जमकर बवाल हुआ। ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट इजराइल समर्थक गुट था, जबकि दूसरा इजराइल विरोधी गुट। जब फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे तो इजराइल समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया, और कुछ ही देर में दर्जनों छात्र आपस में उलझ गए। घंटों तक यूनिवर्सिटी में बवाल होता रहा। बाद में कैंपस में पुलिस को भी आना पड़ा, जब मामले को शांत कराना पड़ा। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा ड्रोन जो ट्रैफिक कंट्रोल करने में जुटा है। ईरान ने मोज़र 6 नाम का ड्रोन तैयार किया है, जो हाईवे के ऊपर उड़ान भरता है और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है। ट्रैफिक कैसे नियंत्रित करता है, ये देखिए। अगर किसी हाईवे में जाम लगा हो तो ड्रोन कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी शेयर करता है, जानकारी भेजता है, और फिर कंट्रोल रूम में जाम को खुलवाया जाता है। ईरान का दावा तो यह है कि यह दुनिया का पहला ड्रोन है जिससे यातायात को नियंत्रित किया जा रहा है। और बड़ी खबर, जहां भीषण गर्मी के बीच यूपी के कन्नौज से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई। यहां एक स्कूल की क्लास को स्विमिंग पूल बना दिया गया। सही सुना आपने, अब तस्वीर देखिए। जिले के उमरदा ब्लॉक के महसोनापुर स्थित प्राथमिक स्कूल की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
इन दिनों भीषण गर्मी की वजह से स्कूल आने वाले बच्चों की तादाद भी कम होती जा रही है। अब इससे परेशान होकर स्कूल के शिक्षकों ने हाजिरी बढ़ाने के लिए अनोखी तरकीब निकाली। स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लास में पानी भरकर उसको स्विमिंग पूल बना दिया। बच्चे पढ़ने के साथ साथ स्विमिंग पूल का लुत्फ भी उठा रहे हैं। स्कूल आने वाले बच्चों की तादाद अब फिर से बढ़ रही है।